नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी। आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। चुनाव के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में महासंग्राम शुरू हो गया है। यहां दो गठबंधन बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। बीजेपी अपने रूठे पार्टनर शिवसेना को मनाकर सीटें फाइनल कर चुकी है। उधर कांग्रेस ने एनसीपी के साथ गठबंधन का ऐलान तो बहुत पहले कर दिया, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। एनसीपी के अंदर कलह की खबरें भी चल रही हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता शरद पवार ने अचानक लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला करके सबको चौंका दिया है। बीजेपी इसी को अपनी जीत मान रही है। उधर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी भी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से बाहर है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का खेल बिगड़ रहा है? प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से कांग्रेस की बात बनते बनते रह गई। कांग्रेस के रवैये से नाराज आंबेडकर ने महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। एक संदेश जो गया है कि कांग्रेस और एनसीपी बहुत कमजोर हो चुकी है और जिस तरह से जनाधार उनके साथ में था उस तरह से जनाधार नहीं है। और ये जो 2019 की पार्लियामेंट के चुनाव है, ये पार्लियामेंट के चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी और बीजेपी सेना में ही होगा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि आंबेडकर ज्यादा सीटें मांग रहे थे, इसलिए गठबंधन की बातचीत टूट गई। कांग्रेस इसे बड़ा नुकसान नहीं मानती। देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM ये इनका अपना निर्णय है। अगर वो अलग लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में उनको इस चीज़ की इजाज़त है। वो कांग्रेस के साथ भी आना चाहते थे, हम स्वागत कर रहे थे, लेकिन नहीं आना चाहते, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं गठबंधन के ऐलान के बावजूद कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले तक शरद पवार सोलापुर की माढ़ा सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करके सबको चौंका दिया है। उनके इस फैसले के पीछे पार्टी और परिवार के अंतर्कलह को वजह माना जा रहा है। मेरे परिवार में एक दो सदस्य मेरे परिवार के चुनाव पंचित कर रहे। ऐसी परिस्थिति में हमारे सब परिवार के सदस्यों को लगा कि किसी ने तो रोकना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं खुद 14 बार चुनकर आया हूँ, अभी कभी सोचना चाहिए। पवार के फैसले से बीजेपी खुश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे बीजेपी शिवसेना गठबंधन की जीत बता रहे हैं। शरद पवार जी हवा का रुख भाप लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हवा का रुख उन्होंने भापा है और इसलिए उन्होंने न लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों की विजय है। शिवसेना से बीजेपी की तनातनी के दौर में जो कांग्रेस एनसीपी गठजोड़ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था, वही अब मुकाबले के करीब आकर थोड़ा कमजोर दिखने लगा है। क्या महाराष्ट्र जैसे मजबूत गढ़ में कांग्रेस को अपनी वापसी के लिए पहले से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी? क्या प्रकाश आंबेडकर के अलग चुनाव लड़ने से भी पार्टी को नुकसान होगा? क्या एनसीपी की अंदरूनी खींचतान का भी चुनावी नतीजों पर असर दिखेगा? अभी एडवांटेज किसको है, बीजेपी या कांग्रेस को? चर्चा तो इस पर होगी कि किसको एडवांटेज है, किसको नुकसान है, किसको कहां परेशानी है और किसके लिए कहां से अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शरद पवार के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान होगा? और यही सवाल हम आपसे आज पूछ रहे हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दें और इस राय को हम प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको दिखाएंगे कि कैसी राय आ रही है। आज के हमारे मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, शिवसेना की प्रवक्ता नीलम गोहरे, सी वोटर के फाउंडर जाने माने चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख और वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव।
आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की समय सीमा के भीतर पूरी करेंगे तो बातचीत तरीके से आगे बढ़ेगी। एक दूसरे को बात करते हुए काटे नहीं, टोके नहीं। अगर ज़्यादा ऐसी बातें होने लगेंगी तो मजबूरन मुझे आप में से किसी की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एडवांस में आप सबसे एक साथ माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। सापरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये कहानी जिस अंदाज में चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है, और अभी हमने सुना देवेंद्र फडणवीस साहब को, कि पवार साहब ने हवा का रुख भांप लिया है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कांग्रेस को झटका लगने वाला है, या कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन को झटका लगने जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुख्यमंत्री तो इसी तरह की बात कहेंगे। मेरे ख्याल से चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये तो आदरणीय पवार साहब का अपना निर्णय है, लेकिन उल्टा अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्री रहेंगे प्रचार करने के लिए। और जब शरद पवार जैसा व्यक्ति जब प्रचार करेगा तो मेरे ख्याल से उसकी एडवांटेज बीजेपी को नहीं होगी, वो एडवांटेज एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को ही होगी। हम तो चाहते हैं कि एग्रेसिव तरीके से शरद पवार साहब यहां पर प्रचार करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करती रहेगी, लेकिन वो मूल बातों पे नहीं जाना चाहती कि जिस तरह से किसानों का आज उनको एमएसपी नहीं मिला है, जो महाराष्ट्र की सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। किसान बार बार कभी नासिक से चलकर मुंबई आता है, कभी पुणे से चलकर मुंबई आता है, और कभी जो फॉरेस्ट के विषय हैं उसको भी लेकर के आता है। और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, आपको पता होगा कि परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पंकजा मुंडे के डिपार्टमेंट के खिलाफ 6,300 करोड़ का एक वहां पर घोटाला हुआ, जिस पर देवेंद्र फडणवीस पर्दा डालना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लियर कट कहा कि ये घोटाला हुआ है और उस टेंडर को कैंसिल किया है। ऐसे करीबन 15 इनके मंत्री हैं जो घोटालों में इन्वॉल्व है, वो चाहे चिकी का घोटाला है, चाहे खनन का है, चाहे जमीन का है, चाहे वो बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उसका घोटाला है। तो ये तमाम सारे भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, जो किसानों की समस्या है, जो युवाओं की बेरोजगारी है, ये तमाम सारे विषय जो है वो महाराष्ट्र में जिंदा है। और मुझे लगता है कि जनता अपने विषयों को देख करके वोट देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस और एनसीपी को इसमें बढ़त मिलेगी। जी, प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी मूल बातों पर नहीं जाना चाहती, सापरा साहब का कहना है। उन्होंने कुछ बातें गिनाई, हमको आपको सबको याद है। किसान कितनी बार अपने मार्च लेकर मुंबई पहुंच चुके हैं। वो तकलीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, या आपको लगता है वो तकलीफ नहीं है? ये जो बातें आज पवार साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ये कहना ठीक है क्या? देखिए, मूल मुद्दा है हमें राजनीतिक तौर पर एक ईमानदार विश्लेषण करें आलोक जी। पत्रकार होने के नाते भी मैंने महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उसमें शामिल हूं। आप देखें कि शरद पवार की राजनीति में जो उदय है वो राजनीति का उदय कांग्रेस के विरोध में, समाजवादियों के साथ में, और हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के विरोध में उनकी राजनीति रही है। और उस राजनीति में आज वो इस स्तर पर आकर फंसे हुए हैं कि वो माढ़ा की सीट को विजय सिंह मोहिते पाटिल 1999, 2004, 2009, 2014 जो कहते थे, शरद पवार, अजीत पवार उनका उत्पीड़न भी करते थे, तभी मोहिते पाटिल परिवार उनके साथ ईमानदारी से झंडा लिए खड़ा था, जो कि वसंतदादा पाटिल की तरफ से कह के गुट का था। शरद पवार ने और वसंतदादा पाटिल के बारे का विरोध हर किसी को पता है। और माढ़ा को सिर्फ मोहिते पाटिल ने कहा कि मैं आपके विरोध में खड़ा हूँ कि हमारे गढ़ को भी आप ले रहे हैं। और भयवश शरद पवार जी को बारामती, पुणे, जहां परिवार के ही दूसरे व्यक्ति को चुनाव में खड़ा करना है, पुणे की रूरल की सीट से। और दूसरी तरफ जो है आपकी ये स्थिति है कि 2004 से लेकर 2019 तक, 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सारे चुनाव में लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा, विधानसभा में अलग अलग लगे हम दो गठबंधन के साथी, फिर भी आपने परिणाम देखा कि हम कहाँ खड़े। स्थानीय निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रथम क्रमांक, शिवसेना दूसरे क्रमांक, एनसीपी या कांग्रेस तीसरे या चौथे क्रमांक पर रहे। तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जब गठबंधन हो गई है तो हमारे तरफ जबरदस्त शुभ संकेत है और उसको शरद पवार भांप रहे हैं। जी, नवाब मलिक साहब, ये विश्लेषण इतना ही सिंपल, इतना आसान है जितना प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, या अभी कल तक हम शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कुछ सुनते थे उसका कुछ रिफ्लेक्शन हमें चुनाव नतीजों में दिखेगा?
देख लीजिए, ऐसा है कि पवार साहब लगातार बोल रहे थे कि घर से 2 ही लोग चुनाव लड़ेंगे। पारस पवार चुनाव लड़ना चाहते थे। परिवार ने बैठ के तय किया कि नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा और पवार साहब ने अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया है। और पवार साहब के पास जिम्मेदारी बड़ी है, महाराष्ट्र का समन्वय है, देश में अन्य दलों को समन्वय का काम करना है। हमें लगता है कि कमजोर है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हार के डर से वे हट गए। लेकिन जो माड़ा लोकसभा है, 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 42 सीटें जीती थी, तो हम लोग जो 4 सीटें जीते थे उसमें से एक है। पार्थ पवार को हम जहां लड़ाने जा रहे हैं वो पिछली बार हम तीसरे नंबर में हमारी पार्टी थी। अगर कोई पार्टी का युवा पीढ़ी कहीं से चुनाव लड़ने जा रहा है और तीसरे नंबर की सीट पे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है, तो कितनी ताकत से लड़ेंगे, क्या है जनता का मिजाज, हमको भी अंदाज आ रहा है। हमें लगता है कि बोलने के लिए ठीक है, लोग बोलते रहेंगे। कुल मिला के महाराष्ट्र में किसानों की नाराजगी बड़े पैमाने पे है। ग्रामीण भाग में सबसे ज्यादा गुस्सा है सरकार को लेके। सूखे की स्थिति है, निपटने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। हमें लगता है बयानबाजी अलग चीज है, चुनाव अलग है, नतीजे अलग ढंग से आएंगे। पिछली बार 42 सीटें शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार आधे से ज्यादा सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। जी, नीलम गोरे जी, अब 3 पार्टियों के प्रवक्ता हो गए हैं, आप बची हैं। शिवसेना ने पिछले दिनों अपने इस गठबंधन के दोबारा पुष्ट होने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी पर लगातार तरह तरह के निशाने साधे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ इतनी बातें की हैं, किसी विपक्षी पार्टी से कम नहीं रही है। आज की तारीख में आपके कार्यकर्ता कैसे वोटर को फेस करेंगे, क्या कहेंगे कि हम उस पार्टी के साथ मिलकर उसी सरकार को दोबारा जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आलोक जी, मैं आपको पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमें इनवाइट किया, बुलाया, आमंत्रित किया, कुछ कहने का मौका दिया। हमेशा हमारी जो मतभिन्नता रही है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, अमल में किस तरीके से मुद्दे आते हैं, इस पर जैसे था वैसे खास करके जो कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, फिर ज़मीन को अधिग्रहण करने का, लैंड एक्विजिशन का कानून हो, उसमें कॉम्पेंसेशन किसानों को कितना मिलना चाहिए, या दूसरा बहुत बड़ा सवाल था उसमें जीएसटी को जो रवैया था, तो जीएसटी का पैसा तो ले रहे थे लेकिन उसका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है तो सब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई याचक या कोई भिक्षा लेने के लिए सामने खड़ा है, उसको तोड़ा। और उद्धव साहब ने ये बहुत ही उसके लिए आग्रह किया, कोशिश की और कानून ऐसे बनाया कि महाराष्ट्र के पूरे महानगर पालिकाओं को 1 महीना पहले पैसा मिल जाए। तो ये सब जो मतभिन्नताएं थी वो सिर्फ किसी व्यक्ति के अहंकार के लिए नहीं थी। तीसरी जो बात थी उसमें हमेशा मुद्दा आया था नाणार प्रोजेक्ट का। आपको पता है कि उधर के किसान जब विरोध करते हैं, जब उनका ये कहना होता है तो हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ज़रूर विनाशकारी जो प्रकल्प है उनके खिलाफ में हैं, और इसीलिए बुलेट ट्रेन हो या नाणार हो, इसको हमने अभी भी भिन्नता की और नाणार प्रोजेक्ट जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की जो सूचना है उसको खारिज कर दिया गया है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था महाराष्ट्र का बंटवारा होने के बारे में कि जिसमें विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, इनको छोटे छोटे स्टेट्स बनाने के बारे में मुद्दे उठा रहे थे। तो अभी तो नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र विदर्भ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हमेशा संयुक्त महाराष्ट्र, पूरा के पूरा महाराष्ट्र साथ में रहे, इसी काम के लिए हमारा पूरा के पूरा वचनबद्धता रही है। तो उस मुद्दे पर भी अभी काफ़ी स्पष्टता हो गई है कि वो बीच में चुनाव के दरमियान उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये तो कुछ मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों के बारे में अभी भी डिफरेंसेस रह सकते हैं, लेकिन हम एनडीए के पार्टनर हैं। और उसी के साथ साथ ये भी जो सवाल आया कि राम मंदिर का मुद्दा था, आपको मालूम है जब आया उद्धव साहब अयोध्या में गए, लेकिन मैं शॉर्ट में इतना ज़रूर कहूँगी कि हमेशा ये स्पष्ट किया था उद्धव साहब ने, हर शिवाजी पार्क पर हमारी मीटिंग होती उसमें, कि हमारा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ भी वैचारिक स्तर पर बहुत मजबूत तरीके से मतभिन्नताएं हैं, और हमारे शिवसेना और बीजेपी उनकी जो मतभिन्नता है उसका नीलम जी, मैं लौट के आता हूं आपके पास, काफी समय निकल गया तो मैं वापस आऊंगा, अभी और सभी विषयों पर चर्चा होगी। यशवंत जी, आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं और अब तो आप जनता के मूड का डेली विश्लेषण कर रहे हैं, इस समय लगातार कर रहे हैं। क्या दिख रहा है ये गठबंधन दोनों, इनमें से कौन मजबूत कौन कमजोर, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है महाराष्ट्र में?
देखिए, जब तक इनका आलोक जी अलग अलग लड़ने का प्लान था, तब तक हमारा ट्रैकर दिखा रहा था कि यूपीए स्वीप करेगी महाराष्ट्र अगर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ते हैं। हर कोई मुझसे ये कहता था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब मिलना है उनको अंत में तब आप मिलके ही आंकड़े बताइए तो बेहतर है। और मेरा हमेशा उत्तर रहता था कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो जब वो कह रहे हैं कि अलग लड़ेंगे तो हम बोलेंगे वो अलग लड़ रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन वो होगा। जिस दिन वो कहेंगे हम साथ लड़ रहे हैं, हम उस दिन साथ में लड़के कैलकुलेशन बताएंगे। तो अलग अलग लड़ते समय हमारे आंकड़े 16 या 17 सीट पे थे, साथ में लड़ने का करते ही वो सीधे 34 या 35 सीट पे वो आंकड़े पहुंच रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस अरिथमेटिक का तो असर पड़ा ही है। और कहीं ना कहीं ये बात सही है कि शिवसेना का ग्राफ ओवरऑल काफ़ी हद तक जो है नीचे गया है। और अगर शिवसेना इस हठधर्मिता पे बनी रहती कि उसे चुनाव अकेले ही लड़ना है, तो शायद ये बात सच होती कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे। लेकिन ये बात केवल इवेंचुअली शिवसेना पे लागू होती। साल भर के अंदर शायद बीजेपी तैर के ऊपर दोबारा आ जाती, लेकिन शिवसेना का दोबारा ऊपर उठना बड़ा मुश्किल होता। तो ये बात सत्य है कि बीजेपी ने मौके की नजाकत को देखते हुए इतनी गालियां खाने के बावजूद अपने आप को इस बात के लिए गठबंधन धर्म के लिए आगे किया। और ये उनकी समझदारी को दर्शाता है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी क्रिटिकल चुनाव है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, तो शायद उन्होंने अपनी मूछ नीचे करना उचित समझा जी। अकुश श्रीवास्तव जी, ये जो अभी यशवंत जहां खत्म कर रहे हैं, ये बहुत मार्के की बात है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों के सामने मूछ नीची कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिहार को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए। लेकिन अगर ये मूछ नीची करके आप अंत में चुनाव जीत जाते हैं और पूरे देश में मूछ ऊपर करके ऐंठ करके घूम सकेंगे, तो ये ज्यादा फायदे का सौदा नहीं लगता है। और क्या ऐसा लगता है कि शिवसेना वास्तव में अब दबाव में आ गई थी? शिवसेना को ये बात जो यशवंत कह रहे हैं वो लगने लगा था कि अगर हम अलग लड़ेंगे तो दोनों का बंटाधार होगा। देखिए, मेरा निवेदन कुछ इस तरीके से है कि जो घर का मुखिया है या एनडीए का जो मुखिया है, वो उसको समझ में आ रहा है कि हम कई राज्य ऐसे हैं जहां हम एक तरफा जीत थी हमारी, और अब निश्चित रूप से उतार का वहां पर क्रम देखने को मिल सकता है। तो तमाम गालियां खाने के बाद भी, तमाम उल्हानाओं के बाद भी, अगर कोई पार्टी अपने साथी पार्टी के साथ समझौता रखती है और लगातार रखती है, संपर्क रखती है, और फाइनली फिर ये होता है कि दोनों लोग साथ लड़ने पर सहमत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसको एक बड़ा साथ मिलता है। और बड़ा साथ इस तरीके से क्योंकि उसको पूरे राष्ट्रव्यापी रणनीति में और राजनीति में देखना होगा कि उसको वहाँ से कितना मिल रहा है। ये तय है कि अगर मान लीजिए शिवसेना और भाजपा अलग लड़ते तो भाजपा को हो सकता है कि बहुत नुकसान ना होता, 1-2 सीटों का जो सर्वे दिखा रहे थे उसमें होता, लेकिन शिवसेना का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शिवसेना 18 से 4 पर आती हुई नजर आ रही थी। तो वो, लेकिन फाइनली वो नुकसान किसका होता? भाजपा का होता। और भाजपा इस समय अपने नुकसान को बचाने के लिए, क्योंकि उसको एक बड़ा चंक नुकसान का जो है वो उत्तर प्रदेश में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस के लड़ने और ना लड़ने, अपने समाजवादी और मायावती के साथ ना लड़ने के बाद भी, अब जब मायावती ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, तो भी उसको नुकसान दिख रहा है साफ। तो भाजपा को जो नुकसान हो रहा है, तो भाजपा ये निश्चित रूप से चाहती है कि और जगह नुकसान कम से कम हो, ताकि वो अपने नंबर्स को बनाए रखे, और कुछ ना हो तो अपने सहयोगियों के नंबर बनाए रखे। बिहार में भी इसीलिए उसने 5 सीटों का सरेंडर इसीलिए किया कि ताकि उसके नंबर हो सकता है एक आध कम पड़े, लेकिन सहयोगी रहें, ताकि फिर सरकार बनाने में आसानी हो। और ये बहुत सीधा सा तथ्य नजर सामने आता है। जी, ये तथ्य ऐसे तो ठीक नज़र आ रहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस पे हम आगे चर्चा करें। अभी हम एक बार पब्लिक का मूड देख लेते हैं। हमने महाराष्ट्र के 2 बड़े शहरों पुणे और नागपुर में लोगों से पूछा कि क्या शरद पवार के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान होगा। आइए देखें क्या कह रहे हैं लोग। शरद पवार चुनाव के बाहर होंगे तो भी कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन पर कुछ भी असर नहीं होगा। इधर स्थानिक पावर देखते हुए उनके बहुत सारे जो इधर के एमपीज है वो उनके साथ है, और उनका चुनाव न लड़ने से उनके ऊपर भी बहुत सारा एक प्रेशर आ जाएगा। वो
नेतृत्व करेंगे, लेकिन वो नहीं लड़ने से कुछ खास असर नहीं पड़ सकता। शरद पवार के चुनाव में न लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। शरद पवार जैसा एक बड़ा नेता जो पार्टी प्रमुख है, अगर वो खड़ा नहीं होता इलेक्शन में तो सीधा सीधा असर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। शरद पवार एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है अपने इंडियन इसके हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो वो अगर खड़े नहीं होते तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अपने शरद पवार वो लड़ने वाले नहीं है, वो बीजेपी को ही फायदा होगा उसका। जी, तो आप सुन रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाब मलिक साहब, ये आप इस विषय पे बहुत संजीदा बात करते रहे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में अपने सहयोगियों को मना रही है, उनके सामने थोड़ा नरम पड़ जाती है, इसके मुकाबले जो विपक्ष का गठबंधन है, जैसे महाराष्ट्र में आपका और कांग्रेस का गठबंधन है, वहाँ सीटों का बंटवारा एक विकट विषय बना हुआ है, अंत तक फंसा रहता है, एक सीट इधर एक सीट उधर, अभी भी राज्यों में तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में तय हो पाया है क्या, और इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए आलोक जी, मैं आपको साफ बता दूं कि 2 महीना पहले ही एनसीपी कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा तय है। हमने अपने बंटवारे की सीटों का ऐलान इसलिए नहीं किया कि कुछ और दल हैं जिन्हें हम साथ में लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीपीएम 1 सीट मांग रही है, उससे चर्चा चल रही है। शेतकरी संगठन है, वो 2 सीटें मांग रही है, वो एक इशू पेंडिंग है। कुछ दल हैं जो चुनाव नहीं लड़के भी हमारे साथ में है। हम प्रकाश अंबेडकर जी को साथ में लाना चाहते थे, आज उन्होंने तय कर लिया वो पूरी सीटें लड़ेंगे। तो कुल मिला के एनसीपी कांग्रेस जो मुख्य दल है, उन दोनों दलों में समझौता बना हुआ है। हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी हमने तय किए हैं, सीट भी तय कर ली है। हमें लगता है कि छोटे दलों को लेके समय लगा है, लेकिन हमें लगता है 2 दिन के भीतर उनका भी जो निर्णय है वो हो जाएगा और गठबंधन की सीटों का ऐलान हम कर देंगे। आप कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर सीटों का ऐलान हो जाएगा। मैं नीलम गोरे जी आपसे फिर पूछना चाहता हूं, मैंने दोबारा वो सवाल पूछ रहा हूं कि जो शिवसेना का जो स्टैंड है, शिवसेना अभी ये बात हुई कि शिवसेना को भारी नुकसान का डर था, क्या ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब शिवसेना फिर बैकफुट पर है, पीछे जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने उसे सीटें ज़्यादा दे दी हैं, लेकिन इसके बाद आगे भविष्य क्या है? कोई भी कार्यकर्ता, कोई नेता, कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के अनेक बड़े नेताओं की तरफ से इस बात का दबाव था कि अगर ये युति नहीं होती है, समझौता नहीं होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं अपने अपने समर्थकों को लेकर। देखिए, जिनको मैं पूरे के पूरी मेरी सहमति नहीं है इसमें, बिल्कुल सहमत मैं नहीं हूँ, क्योंकि 2014 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद में जब हमारा गठबंधन टूटा, हम लोगों ने स्वतंत्रता से विधानसभा के चुनाव में हम सामने आए, तब उस समय भी जो एनालिसिस सुन रहे थे हम बाहर से, तो वो पूरे के पूरे दिल्ली के सर्कल में यही बात हो रही थी कि शिवसेना 30 या 35 सीटों तक पहुंच पाएगी, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन शिवसेना को 63 सीट्स मिले, वो इंडिपेंडेंट हो गए। नंबर 1। नंबर 2, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो, ठाणे के हो, रत्नागिरी के जिला परिषद के चुनाव हो, हर जगह यही गेसिंग था कि शिवसेना का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि आप एक बार हमेशा आते ही होंगे मुंबई में, लेकिन जब हमारा काडर या लोगों को देखते हैं तो इसने तरीके से निकलना पार्टी से, तो अभी तक इतिहास ये बार बार, फिर वो छगन भुजबल हो, उनको बाला नांदगांवकर ने उस समय गिरा दिया। नारायण राणे के साथ 11 विधायक गए थे, उसमें से सिर्फ वो और उनका बेटा चुन के आए, 2 या 3 छोड़ के बाकी हर जगह पे शिवसेना चुन के आई 6 से 7 सीटों पर। तो इसके लिए ये हमेशा पॉइंट रहा है। परभणी में भी हर समय कई बार हमारे जो एमपीज़ हैं वो कैंडिडेट चले गए 2-3 बार, लेकिन बाद में हमारा ही चुनाव में पार्लियामेंट में शिवसेना का ही व्यक्ति चुन के आया। ठाणे में आनंद परांजपे को एनसीपी ने ले लिया, खड़ा किया। प्रकाश परांजपे उनके पिताजी एमपी थे, लेकिन उनका बेटा गिर गया, वो चुन के अभी तक नहीं आया, बार बार गिर रहा है। तो इसके लिए मेरा इतना ही कहना है कि शिवसेना का जो मास बेस है, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। उसके क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। शायद हम लोग हिंदी में आकर या दूसरे स्टेट्स में जाकर हमारा कहना जो है मांगते नहीं है। लेकिन अगर आप सेफोलॉजिस्ट हैं तो इस तरीके से, और आखिरी बात, आई डोंट वांट टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन जो किसी को पार्टी छोड़ने का सवाल है, तो वो तो इलेक्शन के बाद ही
6 महीने में 1 साल में छोड़ सकते हैं ना, लेकिन फिर छोड़ना, चुन के आना, और इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है बोलने में, ये बार बार चुनौती देते हैं कि 20 आमदार फुटनार, 20 एमएलए छूटेंगे। इनको रोका किसने था? जिसको जाना है वो जाने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। एक विधायक नांदेड़ का छोड़ के कोई गया नहीं। तो इसके लिए ये जो सब बातें हैं ना, ये अफवाहें हैं, और मुझे बहुत दुख इस बात का होता है कि आप जैसे जाने माने लोग भी इस अफवाहों पर विश्वास रखते हैं और इसी तरीके के गलतफहमी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचती है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहूँगी, ऑलरेडी वो मुंबई में है, हमारा काम देखते हैं, और इसके लिए छोड़ने का सवाल है तो कोई भी छोड़ जाता था, लेकिन किसी ने छोड़ा ही नहीं ना इतने। और अभी तो विधायक भी हैं हमारे साथ में और एमपीज भी है, और कई जगह पे जिला परिषद पंचायत समिति में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक विदर्भ में हम उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कैंडिडेट ही नहीं मिलते थे। इसके लिए मुझे लगता है कि देखिए, हम लोगों ने एक भूमिका ले ली कि हमारे मतभिन्नता का फायदा कांग्रेस एनसीपी ना उठाए, क्योंकि वो तो बार बार यही बोल रहे थे कि टूटेंगे, इस्तीफे कहाँ है, ये है वो है। लेकिन हमने देखा ना, राधाकृष्ण विखे पाटिल तो इतने मधुर आवाज में हमेशा टीका करते थे कि उनका आवाज ही सुनाई नहीं देता था विधानसभा में, फिर भी उन्हीं को उनके विपक्ष का नेता बनाया गया। नीलम जी, अभी कुछ दिन पहले तक हमने अभी आखिरी हाल जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान पर, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद भी हमने जो भाषण सुना आपके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी का, और उससे पहले राम मंदिर के सवाल पे हमने उनके जो सवाल सुने, वो सारे सवाल क्या अभी बाकी हैं या उन सवालों को आप लोगों ने छोड़ दिया है? आलोक जी, मैं इतना स्पष्ट करूंगी कि पहले अलायंस का निर्णय हुआ, बाद में पुलवामा का अटैक होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के पहले ही अलायंस का घोषणा हो गई थी। ठीक है। इसके लिए जो पंढरपुर की स्पीच की आप जो बात करते हैं या जो सवालों की बात करते हैं, उसके बीच में शायद देवेंद्र जी फडणवीस और उद्धव जी ठाकरे उनकी वर्ली में ब्लू सी होटल में जो ये हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और अमित भाई के साथ उनकी जो बातें हो गई, और उन्होंने साथ में अमित जी शाह सर भी उसमें थे, शामिल थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके बाद में सर्जिकल अटैक और ये सब हो गया ना। तो इसके लिए ये बात नहीं है कि पुलवामा अटैक के बाद में भी वही बातें वो कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि कुछ तो मतभिन्नताएं बाकी है, लेकिन हमेशा ये क्या था, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि कुछ तो मतभिन्नता बाकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 पार्टियां, उनमें थोड़ी बहुत मतभिन्नता तो रहेगी। नवाब मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नवाब मलिक साहब, ये दोनों इतने अच्छी तरह से, अगर इतनी मतभिन्नता है और जो साफ दिखती थी, उसके बावजूद अच्छी तरह से हाथ मिला के साथ आ गए हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है जो विपक्ष की पार्टी हैं, आप लोग हैं, उनके लिए? देखिए, नीलम ताई बैठी हैं, शायद ये भूल गए कि शिवसेना कह रही थी कि पहले मंदिर फिर सरकार। उसी पंढरपुर में जाके उद्धव जी ने पहरे करी चोर है बोलने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी शिवसेना ने कि लोगों को क्या सबूत है ये देने का काम करे, इन्होंने ये भी बात कही है। ये आप कह रहे हैं कि ये एक साथ आ गए, हार का डर सता रहा था, ये सच्चाई है। अब इन्हें लग रहा है कि पूरी तरह से हारेंगे इसलिए इकट्ठा हो गए। हम पहले से मान के चल रहे थे कि दोनों मिल के लड़ेंगे। हम तैयारी तो ये नहीं समझ के कर रहे थे कि ये अलग अलग लड़ेंगे। हमारी तो पहले से बार बार ये कहते हम आए कि एक साथ ही लड़ेंगे। आपको मैं एक बात याद दिला दूं, 1998 में केंद्र में और राज्य में जब चुनाव हुए, 98 में जब इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, तब भी इसी तरह से ये गुमान में थे। प्रमोद महाजन जी थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो उस वक्त 38 सीटें आई थी कांग्रेस गठबंधन की। हमें लगता है परिस्थितियां उसी दिशा में जा रही हैं। प्रचार अभी शुरू होगा तो चीजें बदलेंगी, और इस बार बीजेपी शिवसेना को हम आधे से ज्यादा सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे, इतना हमें पूरी तरह से विश्वास है। जी, नीलम जी कुछ इसका जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम शुक्ला से भी एक जवाब चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या हार का डर सिर्फ शिवसेना को सता रहा था या आपको भी सता रहा था? देखिए, एक गठबंधन के इस शाश्वत सत्य को आप स्वीकार कीजिए कि 48 सीटों पे जिस दिन कांग्रेस को लगेगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे, एनसीपी समझौता नहीं करेगी। एनसीपी को लग जाएगा कांग्रेस से नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी को लगेगी शिवसेना से नहीं करेगी, शिवसेना को लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी से नहीं करेगी। तो जो गठबंधन राजनीति में होते हैं, गठबंधन दोनों दलों के हितों के आधार पर होते हैं। विचारों में जो है कुछ समन्वय संस्थापित किया जाता है,
विचारों में साम्य हो तो बेहतर होता है। और गठबंधन में संचालन की एक पद्धति होती है। 1989 से शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और मैंने ऐसे बहुत अवसर देखे हैं। 1992 का कॉरपोरेशन चुनाव मैंने देखा मुंबई महानगर पालिका का, उसका दुष्परिणाम देखा है और सारे चुनाव देखे। हम साथ जब लड़ते हैं दोनों को लाभ होता है, हम अलग लड़े तो दोनों को इस बार लाभ होने के, भाजपा को भी लाभ हुआ, शिवसेना को भी लाभ हुआ। आप एक बगल की पालघर की सीट देखिए, पालघर की सीट में अभी उपचुनाव हुए, मुंबई से महामुंबई का पार्ट है, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। 5 बार का सांसद था कांग्रेस का, वो व्यक्ति, उसकी डिपॉजिट चली गई, भारतीय जनता पार्टी जीती, शिवसेना दूसरे स्थान पर आई। मुंबई महानगर पालिका देखिए, आप ठाणे महानगर पालिका देखिए, आप नासिक महानगर पालिका देखिए, आप नागपुर महानगर पालिका देखिए, आप जितनी भी महानगर पालिकाएं देखेंगे, हम दोनों अलग लड़े, फिर भी पहले नंबर की पार्टी या भाजपा है या शिवसेना है, दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना या भाजपा, तीसरे नंबर से इनकी शुरुआत होती है। अब आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मार्के का पूछा था कि मूंछों का सवाल। हम में से 5 लोग इस पैनल में मूंछ वाले हैं। जिनकी मूंछें बड़ी होती हैं वो पहले नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं, और जिनकी मूंछें बढ़ नहीं पाती हैं वो हमेशा नीचे रह जाती है, हिटलर चाप मूंछ हो जाती है। तो हमारे शिवसेना हमारे पड़ोसी हैं। बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख ये हमेशा कहते थे कि हमारे शेजारी हैं, शेजारिया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के संबंधों को उन्होंने पड़ोसी के संबंध से परिभाषित किया था, और उस परिभाषा के नाते हमारा बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसमें एक स्वाभाविक जो है, थोड़ा बहुत मैं सामना को भी समझता हूँ, शिवसेना से भी थोड़ी बहुत मेरी समझ रही है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ता के तौर पर देख रहा हूँ। तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक साम्य एक विषमता के बाद भी संस्थापित करने की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है। आप जो कमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप शरद पवार जी ने जो कमेंट्स किए हैं श्रीमती सोनिया गांधी के संदर्भ में, और बस चुनाव समाप्त होते ही कैसे वो उनके साथ में चले गए। फिर उसके बाद शरद पवार 2004 में बहुत मान्यवर थे। 2009 के बाद ऐसी स्थिति हुई कि एक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एक स्टूडियो में शरद पवार को अपशब्द बकते पाए गए, और 3 दिन बाद शरद पवार जी का एक विभाग जो है वो कांग्रेस के खाते में चला गया। ये राजनीति का सत्य है। तो कृपा करके जो है एक दूसरे के संदर्भ में टिप्पणी करने के पहले देखें कि सामाजिक, राजनीतिक, राज्य के हितों के वैचारिक मुद्दों में समन्वय संस्थापना कितना बेहतर है। जिसका बेहतर होगा तो हमारा और भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का है, शिवसेना और भाजपा का है, कांग्रेस और एनसीपी का रहता। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि एनसीपी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता, जो कांग्रेस और एनसीपी की राजनीति पिछले 40-50 वर्षों की क्या है, महाराष्ट्र में हर जगह एक संस्थान है, संस्थान का एक मालिक है, उन मालिकों के समूह को कुछ पवार साहब नियंत्रित कर रहे थे, कुछ कांग्रेस नियंत्रित कर रही थी, जनता का एक गुट था। अब जनता का गुट विस्तृत हो गया है और संस्थान नष्ट हुए हैं। संस्थानों में भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की प्रवृत्ति जागी है, और उस प्रवृत्ति का परिणाम है कि अहमदनगर में राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र जा रहे हैं, यही कहा जा रहा है। राधाकृष्ण विखे पाटिल पुत्र सुजय आ गए यहाँ, तो क्यों आ गए? वो शरद पवार जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पहले या तो संकेत नहीं देते। शरद पवार जी बहुत चाणाक्ष व्यक्ति हैं, राजनीति की उनको बहुत बेहतरीन समझ है। यदि उनको चुनाव शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की घोषणा के पहले वो लड़ रहे थे कि एक तीसरी सीट हम श्योर शॉट जीत जाएंगे और परिवार का दबदबा भी बढ़ जाएगा, और एक परिवार विजय सिंह मोहिते पाटिल परिवार जो दिलीप सिंह मोहिते पाटिल के जमाने से चलता है, तो मतलब शरद पवार जी के राजनीति में उदय के पहले से चलता है, उस परिवार को नष्ट कर रहे थे। और वो परिवार नष्ट होने की स्थिति से नहीं खड़ा हो जाएगा, खड़े हो जाने की स्थिति आई, जैसे यहाँ समझौता हुआ वो छोड़ के चले आए हैं। तो शरद पवार का जो संकेत है उसको राजनीति की दृष्टि से बहुत गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है। सुजय पाटिल का जो संदेश है बहुत गंभीरता से देखे जाने की आवश्यकता है। इनमें जो समन्वय का अभाव बारंबार उत्पन्न हो रहा है वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति समझ सकता है। प्रेम शुक्ला जी पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी पूरी कौशल का उपयोग किया और ऐसी शानदार शब्दावली इस्तेमाल की कि जिसमें से आधे भी समझना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगा। सापरा साहब, इसका जवाब दीजिए। कई उन्होंने ऐसे लक्षण बताए जिससे लगता है कि उन्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता की आवश्यकता आपको ही है। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी तो इसी तरह से बोलती रहेगी, और जहां तक ये महानगर पालिकाएं गिना रहे थे तो मैं भी बता दूं कि भिवंडी, मालेगांव और नांदेड़ की महानगर पालिका भी कांग्रेस पार्टी ने जीती है। जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए तो अगर 39 सीटें जो है वो बीजेपी जीती तो 31 सीटें कांग्रेस भी जीती थी।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इनके तरफ की बात यहाँ पर चल रही है। अभी मैं हाल ही का आपको बता दूं, इनके कार्यकर्ताओं में मतभेद इतने हो गए हैं नीचे के स्तर पर कि सिल्लोड की जो काउंसिल की सीट है वहां पर कार्यकर्ताओं के मतभेद इतने थे कि कांग्रेस पार्टी 26 में से 24 सीटें जीत के आई है। ये पिछले हफ्ते की बात है, जबकि वो एरिया किसका है? राव साहब दानवे इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के और मेंबर पार्लियामेंट है। उनकी सिल्लोड जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें 26 में से 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने आपस में इतने झगड़े किए हैं पिछले 5 वर्षों में कि वो झगड़े जो है, वो मतभेद जो है, वो कार्यकर्ता के स्तर पर पहुंच गया है। और निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता के स्तर पर पहुंच जाता है तो वो मन मुटाव कभी भरता नहीं है। नेता अपने स्वार्थ के लिए एक हो जाते हैं, अपनी सत्ता के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में ग्राउंड लेवल पर जो दुश्मनियां हुई हैं, जो विचार के मतभेद हुए हैं, वो उसका निश्चित रूप से फायदा जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मुंबई की करीबन 4 सीटों पर इस तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मतभेद है कि शिवसेना वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं, तो क्या ऐसे ही मतभेद आपके और एनसीपी के बीच में नहीं है सापरा साहब? कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बिल्कुल वैसे ही मतभेद नहीं है क्या? आपके जमीन पर कार्यकर्ता एक हैं क्या? बिल्कुल इस तरह के मतभेद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ये एक दूसरे को गलियाते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि चौकीदार चोर है, और आज क्या कहेंगे जनता में जाके कि हम मौसेरे भाई हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, क्या इस तरह से कहेंगे जाके? तो जनता भी जिनकी वोट इनको लेनी है निश्चित रूप से सवाल पूछेगी ना कि आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूरी थी कि अमित शाह 1 बार नहीं 2 बार उद्धव ठाकरे जी की गोद में जाकर के बैठे, हाथ जोड़े कि भाई हमारे साथ में आ जाइए। यानी एक तरफ ये मजबूर सरकार चल रही थी इनकी, और उनकी इतनी मजबूरी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आकर के 2-2 बार यहां पर बैठना पड़ा, और दूसरी तरफ इनको डर था शिवसेना को कि हमारे कहीं विधायक या हमारे कहीं मेंबर पार्लियामेंट कहीं चले नहीं जाए। वो ठीक कहा आपने कि दबाव तंत्र भी काम किया है, तब जाकर के उद्धव ठाकरे जी माने हैं। लेकिन जब जनता की अदालत में पहुंचेंगे तो जनता निश्चित रूप से इनको सवाल पूछेगी, जितने सवाल उद्धव ठाकरे ने उठाए या जितने सवाल देवेंद्र फडणवीस ने उठाए शिवसेना के खिलाफ, उसका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा ना। ठीक है, नीलम गौरे जी, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए कि ये जनता के बीच में जब आप जाएंगे क्या जवाब देंगे, और आपके जो कार्यकर्ता एक दूसरे के मुकाबले में लगातार लगे रहे, वो आज एक साथ एक झंडा उठा के कैसे खड़े होंगे? देखिए, जैसे कोई गोबेल्स हिटलर का हमेशा गलत प्रचार करता था, उस तरीके से कांग्रेस और यूपीए और राष्ट्रवादी कांग्रेस की राजनीति चल रही है। आज सिर्फ लोगों के सामने जाने का सवाल ही नहीं है शिवसेना के सामने, तो हम हमेशा 24/7 हमारी शाखाएं काम करती है। अभी मेरा पूरा होने दीजिए, आपको जो कहना है। साबरा साहब प्लीज। हाँ नीलम जी, ये देखिए, ये गोयबल्स का नाम नहीं, आप बात करें। नहीं, चिंता नहीं, अब वो नहीं टोकेंगे, वो नहीं टोकेंगे। आप बात करें, आप अपनी बात करें। हरकत कर रहे हैं, अरे आप वो छोड़ दीजिए। और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसको बोलने नहीं देते। अब वो नहीं बोलेंगे। मुझे थोड़ा आपका सहयोग चाहिए इस बारे में। बिल्कुल आपका सहयोग है। थोड़ा मुझे शांति से कुछ मुद्दे उठाने, मैं बिल्कुल मुद्दे उठाने दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज एडिशनल सवाल पूछ रहा हूँ कि वो शांत हो गए। स्ट्रेटेजी बताइए उनके हाईकमांड ने कि मैं सिर्फ ये कि ये गोयबल्स का नाम हर पार्टी दूसरी पार्टी के लिए लेती है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि गोयबल्स एक ऐसे महापुरुष हुए इतिहास में जिनका नाम आज कोई भी किसी के लिए ले सकता है। मतलब मैं आपका ये वर्डिक्ट है तो मैं चुप रहूं क्या? आई विल जस्ट रिमेन साइलेंट। नहीं, डोंट एट ऑल, बिल्कुल कहिए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। बोल रहा है और जब मैं बोलती हूं तो दूसरा पैनलिस्ट मुझे रोकता है। नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं रोकेगा। उनको मैंने रोक दिया। आप क्या बात कर रही हैं नीलम जी? आप मेहमान हैं हमारे, आप हमारी मेहमान हैं। आपके लिए मैंने उनको बिल्कुल रोक दिया, वो रुक गए, वो शांत हो गए हैं। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जमीन पर 2 कार्यकर्ता, आप उस सवाल के जवाब पे आए। क्या कार्यकर्ताओं में मतभेद नहीं है? वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे? देखिए, आपका पूरा हो गया है भाई जी? बिल्कुल पूरा हो गया। तो मैं कुछ कहूँ अभी? बिल्कुल कहें जी। देखिए, हमारा शिवसेना का काम हमेशा 4-4.5 साल नहीं, इलेक्शन हो या न हो, हमारी शाखाएं मुंबई में हर जगह चलती है, लोगों को मदद करते हैं। और जब अकाल का सवाल आता है, बारिश नहीं होता है,
कितनी मदद हर लोगों को, किसानों को दे दी है हम लोगों ने। आप एक बार ग्राउंड्स में, मैं आपको न्योता देती हूँ, इनविटेशन देती हूँ आपके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, आप इंडिपेंडेंटली जाके देख लीजिए उसके बारे में। तो हमारा तो हमेशा ही काम चलता है लोगों को मदद करना, उनको मिलना। तो इसके लिए आज इलेक्शन के समय सिर्फ मिलने का सवाल ही नहीं है, हमेशा हमारे विधायक हो, MP हो, लोगों के साथ में काम करते। मेरा सबसे बड़ा ये कहना है कि कांग्रेस हो या NCP हो, ये चैनल पर कुछ भी बोले या मीडिया में और कुछ भी बोले, लेकिन देखिए सांगली महानगर पालिका का आप उदाहरण ले लीजिए, वहाँ के पूरे उनके जयंत जी पाटिल वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके पूरे यूनिट कांग्रेस का हो, मदन पाटिल जी के साथ जुड़े हुए लोग हो, जयंत पाटिल जी के साथ जुड़े हुए सभी के सभी लोग BJP में चले गए। नगर में भी यही बात हो गई है। ये विखे पाटिल का और जाना उधर सुजय का, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इनके साथ कांग्रेस और NCP के लोगों का तो जैसे कि उनकी मानसिक स्थिति वेंटिलेटर पर है वो लोग, और इनका यही तमन्ना थी कि शिवसेना बाहर निकलेगी तो उनको कुछ मौका मिलेगा। तो हम नहीं निकले। इसके लिए देखिए विधान परिषद में मैं 18 साल से विधायक हूँ, हमेशा NCP के लीडर BJP को ये करेंगे, उनको स्तुति करेंगे, उनके बारे में प्रशंसा करेंगे, और सिर्फ शिवसेना इनका सबका टारगेट नंबर 1 रही है। इसीलिए रही है क्योंकि उनको यही लगता है कि एक बार शिवसेना टूट जाएगी तो इनको कुछ फायदा होने वाला है। तो मेरा इसमें यह कहना है कि लोग जो है, लोग भी सयाने हैं, लोग भी, जनता भी बहुत शानी है। ऐसी बात नहीं कि जनता को कोई मालूम नहीं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल आप ले आई हैं। बिल्कुल, आप एक अच्छा एंगल ले आई हैं, इंटरेस्टिंग एंगल है। जो हमारे मन में था वही हमारे जबान पर था। ठीक है, कोई छुपके नहीं कहा, कोई बात छुपके नहीं कही, कोई बात अलग से नहीं कही। ठीक है, जो सामने में आ रहा था वही उद्धव साहब बोल रहे थे, जो उद्धव साहब बोल रहे थे वो जनता के सामने बोल रहे थे। ठीक है, तो जिसमें नानार जैसे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए तो वो संघर्ष रुका है, उसमें जो है वो नहीं। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। मैं अब आगे बढ़ूं, आपका पॉइंट आ गया नीलम जी। मुझे थोड़ा कुछ और लोगों से भी मैं बात कर लूं, पूरी बात हुई मैं उम्मीद करता हूं। यशवंत देशमुख जी, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि साहब कांग्रेस को, NCP को ऐसी इच्छा थी कि शिवसेना अलग हो जाए, BJP को झटका लग जाए, इधर नजर थी, उम्मीद टूट गई है। दूसरा, NCP के बारे में इनका कहना है कि साहब वो तो चाहती है कि शिवसेना टूट जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या शिवसेना और BJP साथ आते हैं तो जो वोट परसेंटेज, वोट शेयर दोनों पार्टियों का था वो ट्रांसफर होता है या उसमें कुछ इधर उधर होगा? और यही सवाल उनके सामने वाले गठबंधन के लिए भी है। 100% ट्रांसफर होगा लोग जी। 100% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात जायज़ है कि इतनी गाली गलौज और इतना सब कुछ होने के बाद में क्या ये चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी कि नहीं होंगी, ये सवाल उठने लाजिम है। लेकिन ये भी ना भूलें कि शिवसेना BJP की पहली अलायंस पार्टी है। सन 85 से ये अलायंस चल रहा है एक्चुअली। भले ही 84 के उधर के चुनाव में BJP के सिंबल के ऊपर शिवसेना के लीडर्स चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अलायंस जो है ये आइडियोलॉजिकल भी है और ये नीचे के लेवल तक भी है। हालांकि बहुत कुछ उठापटक, गाली गलौज सब कुछ हुआ है, लेकिन इवेंचुअली मेरा मानना यह है कि ट्रांसफ़र 100% इसलिए होगा क्योंकि पहली बात तो यह है कि BJP का वोटर जो शिवसेना का कैंडिडेट आएगा वो ज़्यादा चिढ़ा हुआ है शिवसेना की बयानबाजी से, लेकिन बावजूद उसके वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी को जिताने के नाम पर शिवसेना कैंडिडेट को वोट देगा। जहां तक शिवसेना वोटर का सवाल है, उसको तो ये लगता ही है कि आखिरकार इतनी गाली गलौज देने के बाद में भी BJP वाले हमारे सामने मूंछ नीचे करके आए हैं, तो वो अपनी विक्टोरी, जो भी उसको अपनी ओर से ये अच्छा फील हो रहा है कि हम इसमें लूजर नहीं है इस पूरे गेम में, इस नाते वो वोट देगा। तो आपके सवाल का क्रिस्प और शॉर्ट आंसर ये है कि 100% ट्रांसफर होगा। एक दूसरा सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? बाकी देश की तस्वीर क्योंकि आप एक साथ देखते हैं, यहाँ के जो वोट सीटें होंगी उनके डिवीजन से कितना फर्क पड़ने जा रहा है? अब मैं इस सवाल का जवाब आलोक जी केवल इसी बात से दे सकता हूं कि जनवरी में जब हमारा ट्रैकर आया था, उस ट्रैकर में BJP मुश्किल से 203-204 पे अटकी थी और पूरा NDA की टैली हमारे ट्रैकर में 230 के आसपास में अटकी थी। ये बात जनवरी ट्रैकर की है, जिस समय शिवसेना BJP अलग लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा आकलन उस समय महाराष्ट्र में 15-16 सीट पे आसपास जो है पूरे NDA का अटका था, BJP शिवसेना का अलग अलग मिला करके भी। और यकायक जैसे ही ये अलायंस होता है और हमारा कैलकुलेशन इन दोनों के अलायंस पार्टनर की तरह कैलकुलेट होता है, तो अभी 3 दिन पहले के हमारे ट्रैकर में
मामला क्या आता है, बीजेपी जो है वो सीधे 220 पे पहुंचती है और एनडीए सीधे जो है वो 260 के आसपास पहुंचने लगता है। तो जो 30 सीट का जंप इसमें एनडीए को दिखा, उसमें से 20 सीट का जंप अकेले अकेले शिवसेना का है। और हेडलाइन क्या बदली है, पहले ट्रैकर की हेडलाइन ये थी कि बीजेपी एनडीए बहुमत से बहुत दूर और बैसाखियां लगेगी, ये लगेंगी, और इस बार की हेडलाइन शिवसेना और बीजेपी का टाइप होते ही जो नंबर्स आए उसमें हेडलाइन ये लगी है कि भाई ये तो लगभग पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्रिटिकलिटी आपको दिखाता है कि महाराष्ट्र के आंकड़ों का कितना क्रिटिकल योगदान होने वाला है नेशनल नंबर्स में। आलोक जी, हम ये बात न भूलें, ये नंबर्स तब आ रहे हैं जब हम महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में स्वीप दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 सीट दिखा रहे हैं, 40 से ज्यादा सीटों का हम बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाजपा को लेकर के मूंछ नीचे करके गए तो वो किसी ऐसे ही नहीं चले गए, उसके पीछे साउंड रीजनिंग है। और जैसा कि अभी उन्होंने बोला हमारे एक पैनलिस्ट ने कि अगर मूंछ नीचे करके अंत में राष्ट्रीय लेवल पे मूंछ ऊपर होती है तो इसमें फायदा तो बीजेपी का ही है। तो कुल जमा मेरा मानना है कि महाराष्ट्र के नंबर बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के फिगर्स इनके लिए, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र और बिहार ये दोनों बराबरी के आंकड़े लेके आने वाले हैं। इसलिए दोनों ही जगहों पे आपने देखा, बिहार में भी 22 सीट एमपी लेके आई और 17 पे अंत में उन्होंने तुरंत राजी किया, किसी भी तरीके से उन्होंने पासवान को एकोमोडेट किया। तो ये दोनों ही दिखाती है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में समय की नाजुकता को समझते हुए और बीजेपी के लीडरशिप ने अपने आप को एकोमोडेट किया। महाराष्ट्र उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है, बिहार और महाराष्ट्र ये दोनों तय करेंगे क्योंकि यूपी बहुत अटका हुआ है उनके लिए, इसलिए महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चरण सिंह सापरा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, यशवंत जी ने अभी कहा कि 100% वोट ट्रांसफर शिवसेना और बीजेपी के बीच में होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि फैक्चुअल बात यहां पर बतानी बहुत जरूरी है कि कुछ तबके ऐसे हैं कि जिनको शिवसेना की आइडियोलॉजी से करंट लगता है। उसमें एक तबका उत्तर भारत का भी आता है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों के खिलाफ आइडियोलॉजी रही है। एक तबका कुछ हद तक गुजराती वोट बैंक का भी आता है। ऐसे और भी कई सारे वोट बैंक हैं। तो वो जहां पर शिवसेना का कैंडिडेट होगा वहां पर ये वोट बैंक जो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास में रहा होगा, वो ट्रांसफर शिवसेना में नहीं होगा। और उसी तरह से कई तबके ऐसे हैं जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी से करंट लगता है, वो वोट वहां से ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसका निश्चित रूप से फायदा जो है वो एनसीपी और कांग्रेस को होगा। यशवंत जी, आप नीचे के स्तर पर आकर के थोड़ा चेक करिएगा, गहरे तरीके से जरा अपना सर्वे करिएगा, आपको ये इस तरह की मालूमात निश्चित रूप से केवल शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके में भी आपको इसकी मालूमात मिलेगी। तो 100% वोट ट्रांसफर नहीं होगा और उसका फायदा कांग्रेस एनसीपी को होगा। ठीक है, आपने इस पे अपना एतराज जता दिया। मैं नवाब मलिक साहब से भी एक बार इस पे एक सवाल पूछूंगा। मलिक साहब, ये बताइए कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में, जैसा यशवंत कह रहे हैं और जिसको चरण सिंह सापरा नहीं मान रहे हैं, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन गया है जिसमें आदमी इच्छा रहते न रहते उस तरह वोट दे देगा। मगर कांग्रेस एनसीपी के बीच क्या ऐसी केमिस्ट्री काम कर रही है, और क्या प्रकाश आंबेडकर के अलग रहने से आपको एक नुकसान जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं होगा? देखिए, प्रकाश आंबेडकर जी अलग चुनाव लड़ते रहे हैं कि पहली बार नहीं कि हमारे साथ थे वो अलग चले गए, ऐसा नहीं है। एनसीपी कांग्रेस के जो वोट बेस है, एक ही विचारधारा का वोट बेस है, तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन जिस तरह से भाई शिवसेना का वोट बीजेपी को जाएगा, बीजेपी का वोट शिवसेना को जाएगा, या शिवसेना का वोट हो या एनसीपी का वोट हो, जनता किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता को लगता है कि अच्छा काम कर रहा है तो वो उनके साथ हो लेती है। जनता को लगता है कि हमारा ये काम नहीं कर पाएंगे या नहीं करते हैं तो जनता बदल देती है। तो हमें लगता है कि जो वोट मिला है वही मिलता रहेगा, या जो वोट नहीं मिला वो नहीं मिलेगा, ये कहना उचित नहीं है। परिस्थितियों के तहत वोटर अपना मन बनाता है, वोट डालता है। हमें लगता है इस बार जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन के मूड में है और निश्चित रूप से इस चुनाव के नतीजों के बाद वो दिखेगा। जी, प्रेम शुक्ला जी, आप पत्रकार भी हैं, आप शिवसेना में भी रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश से भी आते हैं जी। ये जो सवाल अभी उठाया गया कि
उत्तर प्रदेश के लोग शिवसेना से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई में बसे लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन लोगों को शिवसेना के नाम से एक डर लगता है। मतलब मैं साफ शब्दों में कहूँ, चिंता होती है, क्योंकि शिवसेना जब मराठी मानुस का सवाल उठाती है, तो वो निशाने पे कौन होता है आपको पता है। क्या वो आशंका इस चुनाव में नहीं रहेगी? जी देखिए, मुंबई में मेरा बेटा 5वीं पीढ़ी है और बांद्रा पश्चिम से मेरा परिवार शुरू होता है। बांद्रा पूर्व में शिवसेना का शेर रहा करता था। वो शिवसेना के शेर ने कभी किसी उत्तर भारतीय को कष्ट दिया हो, ऐसा मेरे पास कोई उदाहरण सप्रमाण कहीं नहीं है। जिन लोगों ने दिया वो मन से थी, वो किसके इशारे पर थी, आज किससे समझौता करना चाहती, सारे लोग जानते हैं। शिवसेना प्रमुख का, शिवसेना संस्थापना के पूर्व को मैं उनको पढ़ता रहा हूँ, प्रबोधन कार जी को पढ़ता रहा हूँ, उनको सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। शिवसेना प्रमुख ने कभी उत्तर भारत के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई बयान दिया हो? उनके घर में, भाई मैं भी तो उत्तर भारतीय होते हुए, हिंदी भाषी होते हुए, उनके यहाँ 93 से सतत मेरे संबंध और संपर्क रहे। मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि हाँ उत्तर भारतीय सुरक्षित है। किसी उत्तर भारतीय को कष्ट दिया? आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ठाणे का। मनसे के लोग वहां पानीपुरी वालों को पीट रहे थे, वहां कांग्रेस का एनसीपी कोई नहीं गया, क्योंकि विलासराव देशमुख के इशारे पर उत्तर भारतीयों की नियमित पिटाई करके वोटों का एक कारोबार चल रहा था। और उस वोटों के कारोबार के समय जब पानीपुरी वाले की पिटाई हुई तो वहां एकनाथ शिंदे जो वो गए और उन्होंने बचाकर जो है, और कांग्रेस के लोग उस पिटाई वालों के स्पॉन्सर्स थे। तो ऐसी स्थिति का भाव उत्तर भारतीय समझता नहीं है। शुक्ला जी एक सवाल लेंगे क्या आप? सापरा जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो क्या उसकी समझ नहीं थी? हाँ पूछे, बड़ा स्वागत है सापरा जी। पूछिए सापरा साहब। नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं देखिए शुक्ला जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए ये मुझे पता है। क्या इनमें हिम्मत है कि आज ये टीवी चैनल के माध्यम से जनता को बताएं कि शिवसेना में इनको इतना अच्छा स्थान मिला था? ये सामना के एडिटर थे, ये फिर शिवसेना छोड़ करके भाजपा में क्यों चले गए? जी देखिए, वैसे व्यक्तिगत सवाल है। अगर वो शिवसेना में रहने का मुझे गौरव है। देखिए मेरा भाग्य है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के अंतर्गत, जो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट, मेरे जन्म के 30 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट, उस संपादक के यहाँ मैं नौकर कार्यकारी संपादक रहा। ये मेरा गौरव बोध है। और उस गौरव बोध में शिवसेना का प्रचारक भी रहा, प्रचार भी किया जो मुझसे हो पाया, जितना समझ में मेरे आया। तो आपको छोड़ना, मुझे राष्ट्रीय राजनीति में जाना है। स्वाभाविक दल भारतीय जनता पार्टी है। नहीं मुझे नहीं, ठीक है, आपने जवाब दिया। एक नवाब मलिक साहब का सवाल है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं व्यक्तिगत अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपने पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बड़ी नेशनल पार्टी को चुना। ये जैसे हम लोग कॉर्पोरेट में कहते हैं, कंपनियों में, वो जवाब है। मलिक साहब छोटा सा कमेंट। देखिए ऐसा है, प्रेम जी पिटाई गैंग की बात कर रहे हैं। पिटाई गैंग कहाँ है आज? जिन शिंदे साहब की ये बात कर रहे हैं, जो भांडुप से विधायक थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पे लोगों को पीटा था, मनसे में थे, आज वो शिवसेना में है। वो दरेकर जो पिटाई गैंग के बोरीवली के ठेकेदार थे, वो भारतीय, जरा सुनिए ना। हाँ भाई, भांडुप वाले तो अब शिवसेना में है ना, और जो बोरीवली वाले हैं, जो मागाटने वाले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में, विक्रोली वाली भारतीय जनता पार्टी में, पिटाई गैंग नासिक वाली भारतीय जनता पार्टी में। जो पिटाई गैंग थी, तो आपके यहाँ तो आने से वो पवित्र हो जा रही है ना पिटाई गैंग। जी, तो ये एक मुद्दा, इस पे फिर मैं अंकुश श्रीवास्तव के पास चलूं एक बार। की नहीं है ना? नहीं, ये सर देखिए, ये इस पे आप लोग का विवाद चलता रहेगा। विषय हम लोगों ने छेड़ा, आप सब ने अपनी अपनी बात कह दी। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी ने कोई पिटाई गैंग नहीं बनाई, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होना है, समय बचा नहीं है। मुझे जरा अपने उस मेहमान से भी बात कर लें जिनसे बहुत कम बात हो पाई है। बीजेपी में ले तो लिया। हाँ, अंकुश श्रीवास्तव जी, ये मुद्दा है या नहीं है? आप उन लोगों के मन से बताइए जो दरअसल इस चीज को दूर से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो उत्तर भारतीय आदमी यहाँ बसा है, उसके मन में ये आशंका रहेगी तो वोट नहीं देगा, या जैसा यशवंत कह रहे हैं कि उनको तो मोदी को जिताना है इसलिए वो वोट दे देंगे, अगर उन्होंने मोदी को जिताने का मन बना रखा है तो।
बिल्कुल, ये बात यशवंत जी की बिल्कुल सही है कि वो मोदी को जिताना है तो इसलिए शिवसेना का वोट पाना है, और शिवसेना को जिताना है इसलिए मोदी का वोट उधर ट्रांसफर होना है। तो क्योंकि ये मिला करके उनको ये लगता है कि अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए वो सीधा सीधा वोट जाएगा। और वही है, जहाँ तक पिटाई का मामला है, थोड़ा बहुत डर लगता था लोगों को, लेकिन मैं अक्सर क्या, जब भी मुझे मौका मिलता है मुंबई जाता हूँ, तो मुझे कहीं एहसास नहीं होता कि इस तरीके के मराठी मानुष से डरने की ज़रूरत है। तो ये जब हम वहाँ से आते हैं तो फिर हम उस तरीके की भावना को बहुत नहीं ले पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पिटाई सहन करने वाली बात। तो यहाँ पे भी पीटने वाले, बिहार में आप देख लीजिएगा तो जाति, एक जाति दूसरी जाति किस तरह से करती है। यूपी के भी कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। हर स्टेट में इस तरीके का जो समीकरण है, इस तरीके का नहीं, ये सत्ता का नहीं है, ये सामाजिक गठजोड़ है ऐसा। तो ये सामाजिक गठजोड़ की वजह से ऐसा होता है, ना कि सत्ता के गठजोड़ की वजह से ऐसा होता है। तो जब सामाजिक गठजोड़ है, जो अन्य राज्यों में भी किसी और रूप में दिखता है, वो यहाँ पे भी दिखता है और मैं एक बार स्वीकार किया जाता है। जी, अब मैं एक कमेंट यशवंत का और ले लूं। यशवंत जी जाने दीजिए, अभी आप लीपा पोती मत करिए। आलोगी केवल देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं केवल ये चाहूँगा कि जो मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए थे, जिसमें सारे लोग अलग, बीजेपी शिवसेना आमने सामने लड़ी थी, यही सारे वोट ग्रुप थे, यही सारे, हर पार्टी का अपना सपोर्ट बेस होता है। उसके नतीजे क्या हुए थे? शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई में मुंबई पूरे रीजन में अगर आप देखें तो जितने भी इलेक्शन हुए म्यूनिसिपैलिटी के, इनकी लड़ाई के चक्कर में शिवसेना जीती या बीजेपी जीती, ये तो अलग विषय है। नतीजा उसका केवल ये हुआ है कि कांग्रेस और एनसीपी की दुर्गति जरूर पिटी है। तो अब जब ये दोनों वोट बैंक साथ में आएंगे तो ये अरिथमेटिक का भी खेल होगा, कहीं ना कहीं उनके अलायंस का एम का भी खेल होगा। और मेरा ये कहना बहुत सहज है। अच्छा, एक लाइन में मैं, अब मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन नीलम गोरे काफी देर से हाथ उठा रही है। मैं 10 सेकंड, नीलम जी एक छोटा सा एक सेंटेंस का अगर कमेंट कर सकें तो वो करें। एक सेंटेंस यही है कि मी मुंबईकर उद्धव साहब ने सबके लिए लिया है और वही लोग भी हमें हमेशा जिताते हैं। एक मैं कहूँगी कि जो नॉन कमिटेड वोटर है, जो शायद शिवसेना के भी नहीं है, भाजपा का भी नहीं है, ऐसा जो नॉन कमिटेड वोटर दुविधा में था कि हम क्या करें, उसको पूरा के पूरा अभी ये हो गया है, कॉन्फिडेंस आया है कि वो ज़रूर अलायंस को ही वोटिंग देगा और इससे परसेंटेज आपको बढ़ा है जी। और दरअसल वो नॉन कमिटल वोटर जिसकी बात अंत में हुई, वही असल में फैसला करता है किसी भी चुनाव का। अब वक्त खत्म हो गया है, इसलिए मैं और मौका नहीं दे पाऊंगा किसी को। लेकिन जो सवाल हमने पूछा, क्या शरद पवार के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा, 55% जवाब आए हैं कि हाँ नुकसान होगा, लेकिन 45% जवाब ये भी आए हैं कि नुकसान नहीं होगा। जलील आली की 2 लाइनें हैं जो इस तरह की परिस्थितियों के लिए, नॉन कमिटल वोटर्स को अपने पास करने के लिए और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए सही बैठती हैं। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए 2019 में किसकी देशभक्ति दमदार, अमीश देवगन के साथ टक्कर।